आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, और कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला है हमारा स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो का क्वेश्चन आपका जो है एमसीक्यूज में ज़्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट थियोरेटिकल में कम पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि नेशनल वेल्थ कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इनकम कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। राइट, वी नो दैट stock means that variable which is measured at a particular point of time, and flow refers to that variable which is measured over the specified period of time। समझ में आ रही बात। दूसरा जो आपका सेकंड है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। अगर हम इससे डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, इसका डिफरेंस पेपर में कई बार आया हुआ है। समझ में आ रही बात। दूसरा आपको क्या करना चाहिए, इससे दूसरा करना चाहिए आपको नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, हु इज नॉर्मल रेसिडेंट, ये भी पेपर में कई बार आया हुआ है। वी नो दैट नॉर्मल रेसिडेंट रेफर्स टू दैट पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन whose center of economic interest lies in a country at least at least 1 year or more। हम जानते हैं उसी को नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। तो पेपर में आता है व्हाट इज नॉर्मल रेसिडेंट। राइट, ठीक है, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में जितने पार्ट हैं, चाहे वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, आपका नेट इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम है, व्हाटएवर जितने भी पार्ट्स हैं उसका कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट का वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो इनडायरेक्ट वे से यूज होता है। जैसे आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं नेशनल इनकम का, तो वहां पर डेप्रिसिएशन का पार्ट आता है, या कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि विच इनकम शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और जीडीपी और नॉट। ठीक है, कि नेशनल इनकम में कौन सा आइटम्स जो है इंक्लूड करना चाहिए, कौन सा आइटम्स इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो वहां पर आपको कौन हेल्प देगा, बेसिक कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। जीडीपी में कौन सा इनकम इंक्लूड करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो वो कौन हेल्प करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तो अल्टरनेट में वो पूछ लेते हैं। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और जीडीपी। समझ में आ रही बात। गिव रीजंस, आपको रीजन भी बताने होते हैं। तो इसीलिए ये मैं बता रहा हूं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो यहां से, या आपका एक डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करूं, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी। अरे बात समझ में। तो इस यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका जो है ये भी आ सकता है फोर्थ, कि व्हाट डू यू मीन बाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट, एंड नेट एक्सपोर्ट। बोथ आर सेम और डिफरेंट थिंग, तो दोनों डिफरेंट थिंग है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किससे रिलेट करता है, सर्विस से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है,
सर्विस से। ये आपका फैक्ट, यहाँ पर क्या होता है, आपका फैक्टर इनकम होता है, सर्विस का इनकम होता है। और नेट एक्सपोर्ट यहाँ पर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का होता है। समझ में आ रही बात। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के क्या कंपोनेंट मैंने बताया था, नेट कंपनसेशन एम्प्लॉय फ्रॉम एंड टू, सॉरी फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड, ठीक है, क्लियर है। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, समझ में आ रही बात। और रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, ये इसके क्या है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। और नेट एक्सपोर्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बोथ आर डिफरेंट, नॉट द सेम थिंग। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब उसके बाद फिर से बेसिक कंसेप्ट में आते हैं, सॉरी नेशनल इनकम पे आते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इससे आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक जरूर आएगा, जहां तक चांसेस है कि जैसे कि एवरी ईयर आता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास जो 3 मेथड है, कौन कौन से 3 मेथड है, एक आपका वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड, जिसपे आप पहले क्या निकालते हैं, इसमें जीवीए निकालते हैं। और क्या फॉर्मूला होता है जीवीए का, यहां से आप क्या निकालते हैं, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस क्या होता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्लियर है। आप इसको ऐसे भी बोलते हैं, जो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है, इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या कहते हैं इसको, वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। और माइनस क्या है, आईसी। तो यहां से आपके पास क्वेश्चन में सेल्स का वैल्यू गिवन होता है, ठीक है। सेल्स में 2 चीजें इंक्लूड होता है, मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट। क्या इंक्लूड होता है, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट। उसके बाद चेंज इन स्टॉक क्या होता है, चेंज इन स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसका अल्टरनेट क्या नेम क्या है, एडिशन टू स्टॉक, या नेट एडिशन टू स्टॉक, या नेट इंक्रीज इन स्टॉक, या नेट डिक्रीज इन स्टॉक। नेट डिक्रीज इन स्टॉक का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, आई मीन माइनस होगा यहां पर। समझ में आ रही बात। और इंटरमीडिएट कॉस्ट किसको कहते हैं, जब आप कोई भी चीज परचेज करते, चीज का मतलब आई मीन रॉ मटेरियल, व्हेन यू परचेज रॉ मटेरियल दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट, या इसको अल्टरनेट नेम में बोलते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। क्या बोलते हैं इसको, बोलिए। नहीं नहीं, मैं क्या बोला मैंने आपको कि यहां पर वो आएगा इंटरमीडिएट में सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, कोई भी ऐसा चीज जो वन टाइम में यूज करके खत्म हो जाए। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि सर इसमें चेक कीजिए, तो उसमें क्या लिखा था कि इंटरमीडिएट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा था और एक्सपेंसेस ऑन पावर भी लिखा हुआ था, राइट। तो पावर जो आप यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो पावर भी क्या हुआ, सिंगल यूज हुआ। एक बार आपने पावर यूज कर लिया, वो पावर खत्म, अब दोबारा आपको यूज करना पड़ेगा, तो वो भी आपका इंटरमीडिएट में आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसीलिए कोई भी फर्म इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती है, वो इंटरमीडिएट होता है। क्यों, क्योंकि वो एक बार यूज हो गया, दोबारा जब आप यूज करोगे तो दोबारा पे करना पड़ेगा आपको। अरे बात समझ में। तो यहां पर इंटरमीडिएट कॉस्ट को या तो परचेज बोल दो, या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोल दो, या सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स बोल दो। यहां पर परचेज ऑफ मशीनरी नहीं आएगा। समझ में आ रही बात। तो यहां से आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अगर पेपर में पूछा नहीं भाई एनवीए बताओ, क्या बताओ, एनवीए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आता है भाई, तो जीवीए पहले निकाल लीजिए, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आप निकाल लीजिए। इसमें से जी से एन में जाने के लिए हमने गोल्डन रूल पढ़ा था कि ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, राइट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, एनवीएएफसी, राइट। और अगर हम एनवीएएफसी को ऐड कर दें, एनवीएएफसी को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये क्या आ जाता है, एनडीपीएफसी। समझ में आ रही बात। या हम जीवीएएमपी को ऐड कर दें, जीवीएएमपी, तो हमें क्या मिल जाता है, जीडीपीएमपी।
ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको 2-3 फर्म गिवन होते हैं, राइट। फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, इस तरह गिवन होता है। क्लियर है। अब वहां पर बोल रहा है कि कैलकुलेट जीडीपी, तो पहले आपको सबका जीवीए निकालना है, यही सेम फॉर्मूले से, और फिर सबको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जीडीपी। मुझे याद आ गया, यहां से क्वेश्चन भी आता है कि आर जीडीपी एंड जीवीए सेम एंड वन थिंग, ठीक है, एक्सप्लेन। समझ में आ रही बात। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि क्या जीडीपी और जीवीए, ये मैं इसी मेथड को अभी कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, जीडीपी एंड जीवीए सेम एंड वन थिंग है, एक्सप्लेन। तो आंसर होगा नो, ठीक है, जीडीपी एंड जीवीए आर नॉट सेम एंड वन थिंग। समझ में आ रही बात। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा नो, राइट। जीडीपी एंड जीवीए आर नॉट सेम एंड वन थिंग। कैसे, जीवीए जो आपका होता है, मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, जीवीए का मतलब ये होता है कि एक प्रोड्यूसर का जितना अपना कंट्रीब्यूशन होगा उसको जीवीए कहते हैं। जैसे मेरी बात ध्यान से समझिए, एक किसान है, किसान ने जितना अपना प्रोडक्शन किया उसको कहेंगे जीवीए। ठीक, मेरी एकेडमी है, मैंने जितना अपने एकेडमी से जितना कमाया उसको क्या कहेंगे, जीवीए। रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री का अपना जितना प्रोडक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, जीवीए। तो प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन ऑफ ईच फर्म, वैल्यू एडिशन ऑफ ईच फर्म बोल दीजिए या ईच प्रोड्यूसर बोल दीजिए, दैट इज कॉल्ड जीवीए, दैट इज कॉल्ड जीवीए। जीवीए क्या होता है, वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी। समझ में आ रही बात। एंड जीडीपी क्या होता है भाई, जीडीपी तो पूरे कंट्री का मेजर किया जाता है ना, तो यहां पर जीडीपी क्या होगा, सारे जीवीए को ऐड कर दो तब हमें क्या मिलता है, जीडीपी मिलता है, सम ऑफ जीवीएमपी। समझ में आया। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने टोटल प्रोड्यूस किया, सर्विस सेक्टर ने टोटल प्रोड्यूस किया, और आपका क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर ने जितना टोटल प्रोडक्शन किया है, सबको ऐड कीजिए तो वो आपका क्या आएगा, जीडीपी एमपी आएगा। तो जीवीए क्या होता है, सिंगल होता है, ईच फर्म, प्रोडक्शन ऑफ ईच फर्म। यहां पर प्रोडक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। अब कहेंगे सर प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन में क्या डिफरेंस है, तो ये भी समझा देता हूं। रिलायंस ने मान लीजिए फॉर एग्जांपल, रिलायंस के अंदर सारी चीजें मिलता है आपको, सारे प्रोडक्ट, कपड़े भी मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स भी मिलता है आपको, ठीक है, रिलायंस का अपना जो है टेक्नोलॉजी भी है। आ रही बात समझ में। क्या सारे प्रोडक्ट रिलायंस मैन्युफैक्चर करता है, नहीं करता ना, रिलायंस ने भी कहीं से खरीदा होगा, तो जो खरीदा होगा उसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया, फिर उसका अपना कंट्रीब्यूशन, समझ में आ रही बात, फिर उसने बेचा होगा, तो रिलायंस का जो अपना कंट्रीब्यूशन है ना वो कंसीडर करेंगे। क्योंकि अगर हमने प्रोडक्शन वर्ड यूज कर लिया तो दोबारा प्रॉब्लम ऑफ क्या आ जाएगा, डबल काउंटिंग। समझ में आ रही बात। किसान ने गेहूं का प्रोडक्शन किया, वीट का प्रोडक्शन किया, अब वही हॉर्लिक्स बना करके हम बेच रहे हैं, तो अब अगर मैं गेहूं के वैल्यू को भी ऐड कर दूं और हॉर्लिक्स के भी वैल्यू को ऐड कर दूं, तो 2 बार गेहूं का वैल्यू ऐड हुआ ना, उसी गेहूं से तो हॉर्लिक्स बना ना। इसीलिए जब हॉर्लिक्स का मैं वैल्यू एडिशन निकालूंगा तो गेहूं का वैल्यू क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। समझ में आ रही बात। इसीलिए हम बोलते हैं जीवीए इज वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसर और फर्म, ठीक है, एंड जीडीपी इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीवीएमपी। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप जीवीएमपी और एनवीएफसी निकाल सकते हैं, ठीक है। या कई बार क्या होता है कि जीवीएमपी गिवन होगा और आपको सेल्स कैलकुलेट करना है या चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करना है या इंटरमीडिएट कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप वैल्यू पुट कीजिए, अपने आप सॉल्व होता जाएगा। क्लियर है। तो न्यूमेरिकल में ये हो गया। अब दूसरा मेथड जो है न्यूमेरिकल में, जो सेकंड मेथड है वो है आपका इनकम मेथड, ठीक है। जो सेकंड मेथड है वो कौन सा मेथड है, इनकम मेथड,
ठीक है, इसको आप इनकम मेथड, ठीक है, इनकम मेथड में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएफसी, राइट। इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं हम, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और कैसे आता है ये एनडीपीएफसी आपके पास, एनडीपीएफसी आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एनडीपीएफसी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में दो चीजें इंक्लूड होता है, जैसा कि हम जानते हैं, यहां पर आता है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, सैलरीज इन कैश और काइंड, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि पीएफ प्रोविडेंट फंड वगैरह हो जाता है। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते जो देखने को मिलता है, कई बार यहां पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है लेकिन पेपर में एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉय लिखा होता है, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं करना, ओनली क्या ऐड करना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड करना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसका रीजन भी है, इसका रीजन ये है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपकी कैश सैलरी 50,000 है और 10,000 आपको पीएफ में मिल रहा है, तो टोटल सैलरी कितना हो गया, 60,000। समझ में आ रही बात, ये 10,000 किसने, 50,000 आपको कैश में दिया, आपके बिहाफ पे आपके कंपनी वाले ने 10,000 आपको क्या कर दिया, आपके पीएफ में डाल दिया, वो तो आपका ही पैसा है, तो 50 10 क्या हो गया, 60। अब आप इस 50,000 से पैसा निकाल के आप भी एक्स्ट्रा पीएफ में डालना चाहते हो, आप मान लीजिए 50,000 से निकाल करके 20,000 पीएफ में आपने भी डाल दिया, जिसको हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कहते हैं, तो सैलरी तो आपकी उतनी ही रही ना। अब उस 50,000 को आप खर्च कीजिए या पीएफ में डालिए या कहीं भी कीजिए, आपकी सैलरी तो उतनी ही रही। इसीलिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को हम ऐड नहीं करते हैं, ओनली किसको ऐड करते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को ऐड कर। समझ में आ रही बात, ठीक है। और यहां पर आपका जो है ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में आपके पास 3 चीजें आता है, रेंट, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट और प्लस क्या आता है, प्रॉफिट। कई बार रेंट के जगह रॉयल्टी भी लिखा होता है या रेंट रॉयल्टी अलग भी लिखा होता है, अगर रॉयल्टी है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, रेंट के जगह यहां पर और में आप रॉयल्टी भी ले सकते हो, ठीक है, क्लियर है, तो दोनों ऐड कर दीजिए। अरे बात समझ में, तो ये आपका मिक्स्ड इनकम, बाकी वो ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन होता है, तो ये इन तीनों को ऐड करेंगे तो एनडीपीएफसी आएगा। उसके बाद जो आपसे पूछ रहा है, अगर बोल रहा है भाई कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट्स क्या होता है, एनडीपीएफसी, क्या होता है, एनडीपीएफसी, सॉरी नेशनल इनकम का एग्रीगेट एनडीपीएफसी नहीं होता है, एनएनपीएफसी होता है। क्या होता है, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, राइट, ठीक है। तो आपके पास एनडीपीएफसी तो आ ही गया है, ठीक है, एनडीपीएफसी आपने ऊपर में कैलकुलेट कर ही लिया। अब बाकी आपको क्या करना है भाई, यहां पर एन तो मैच कर रहा है, डीपी से एनपी में जाने के लिए प्लस क्या कर देंगे, एनएफआईए, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एफसीएफसी मैच कर रहा है, बस एनएफआई ऐड कर दीजिए, नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। कई यहां पर भी बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, वो भी मैं मिस्टेक क्या करते हैं ये भी बता देता हूं कि नेट फैक्टर इनकम ये क्या है, एनएफआई मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे इसने गलती किया था, उसमें लिखा था नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट, तो इसने क्या क्या प्लस कर दिया, टू अब्रॉड है तो प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो आपका आता है, तीसरा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहां पर न्यूमेरिकल तो पूरा 3 नंबर अगर आपको प्राप्त करने हैं, 3 या 4 नंबर, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके 3 हो जाइए, ठीक है। तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड,
ठीक है, आप इस वीडियो को वन टाइम रिवीजन करके जा सकते हो कि एक बार में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपका एक्सपेंडिचर मेथड में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियली आपको मिलता है जीडीपी-एमपी। क्या मिलता है? जीडीपी-एमपी। और कैसे मिलता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कई बार प्राइवेट के जगह हाउस होल्ड्स वर्ड यूज करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसमें प्लस करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर प्लस करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर प्लस करते हैं नेट एक्सपोर्ट। इन सब को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है? जीडीपी एमपी। अब उसके बाद आपसे कोई भी एग्रीगेट पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है भैया एक काम करो जीएनपी एमपी निकालो। क्या निकालो? जीएनपी। एक सेकेंड, आप निकालिए फॉर एग्जाम्पल जीएनपी एमपी। ठीक है, कुछ भी निकालने के लिए पूछे यार, जीडीपी एमपी तो आ चुका है ना, जी मैच कर रहा है डीपी से एनपी में जाने के लिए एनएफआई है, क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, गोल्डन रूल, एमपी एमपी मैच कर रहा है। आपसे पूछ रहा है नहीं एनएनपी एफसी निकालो जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, तो जीडीपी एमपी तो आ ही चुका है। बोलो, जी से एन में जाने के लिए माइनस क्या करेंगे? डैप, राइट। डीपी से एनपी में जाने के लिए प्लस क्या करेंगे? एनएफआईए, ठीक है। और उसके बाद एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस क्या करेंगे? एनआईटी। तो ये आपका आ जाएगा एनएनपीएफसी। अब इसमें आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है ये भी मैं बता देता हूं आपको। इसमें बातें ये ध्यान में रखनी है, ये जो जीडीसीएफ है जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक आपका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा आपका होता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। समझ में आ रही बात? एक्चुअली क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब होता है विद इन अ कंट्री, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। इसको वन वर्ड में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। इन्वेस्टमेंट टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? एक आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने एसेट परचेज कर लिया, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है। मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रही बात? तो ये मेरा क्या है? फिक्स है, और ये मेरा क्या है? इन्वेंट्री है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जहां पर फिक्स वर्ड, बस आपको ये देखना कि अगर फिक्स वर्ड यूज हुआ है तो यहां पर चेंज इन स्टॉक को क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? और फिक्स नहीं है, सिर्फ जीडीसीएफ है, जिसका मतलब, और चेंज इन स्टॉक फिर भी गिवन है तो वो नहीं, माइनस नहीं करना, उसको टच ही नहीं करना है, क्योंकि वो दोनों इसमें इंक्लूड होता है। समझ में आ रही बात? कई बार ग्रॉस के जगह नेट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप क्या करते? प्लस, तो नेट में प्लस क्या कर देंगे? डेप, तो ये वैल्यू आ जाएगा। कई बार ऐसे करते नेट गिवन होता है, आप डेप्रिसिएशन आपने प्लस नहीं किया उदाहरण के तौर पर, तो आप यहां पर ग्रॉस के जगह फिर क्या लिखेंगे? नेट लिखेंगे। ये याद, यहां अगर जी है तो यहां भी जी आएगा, यहां एन है तो यहां भी क्या आएगा? एन आएगा। ये ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये आपका, पहले मैंने आपको क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट स्टॉक एंड फ्लो बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, जीडीपी जीवीए, फिर आपका तीनों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने बता दिया भाई कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट क्या है, एक सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड न्यूमेरिकल हो गया, फोर्थ है हमारे पास जो टॉपिक है वो है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ये इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल जीडीपी, समझ में आ रही बात? ठीक है, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी एक्चुअली है क्या, थोड़ा मैं ये भी आपको ओवरव्यू दे देता हूं। रियल जीडीपी बेसिकली कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एज बेस ईयर प्राइसेस। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
प्राइस इन बेस ईयर एंड क्वांटिटी इन करेंट ईयर, ठीक है। और आपका जो नॉमिनल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉमिनल जीडीपी इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इन करेंट ईयर एंड क्वांटिटी इन करेंट ईयर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू द जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस। यहां तक क्लियर है? चालू वर्ष करंट ईयर को कहते हैं, बेस ईयर को आधार वर्ष कहते हैं। क्लियर है? अब कहा जाता है कि विच इज द बेस्ट इंडिकेटर, रियल और नॉमिनल। तो आपको क्या बोलना है? रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर। क्यों बेटर इंडिकेटर है भाई? क्योंकि रियल जीडीपी अगर चेंज होगा तो वो किसके वजह से होगा? चेंज इन फिजिकल आउटपुट के वजह से, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी अगर चेंज होगा तो वो किसके वजह से होगा? चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी दोनों के वजह से होगा। समझ में आ रही बात? दैट इज वाई नॉमिनल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर, सॉरी रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर। अब यहां से आपका एक और टॉपिक निकल के आ जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा, क्योंकि क्या हुआ था लास्ट ईयर यहां से आया था, ठीक है। लास्ट ईयर में रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी आया था, जीडीपी डिफ्लेटर नहीं आया था। और उसके लास्ट ईयर आई मीन 2000 लास्ट ईयर क्या था? 2022-23 21-22 में ये जीडीपी डिफ्लेटर से क्वेश्चन आया था। हो सकता है इस बार रिपीट कर दे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइंग बाय 100। आप जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस इंडेक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस इंडेक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको दे रखा है भाई कि रियल जीडीपी दे रखा है, ठीक है। रियल जीडीपी दे रखा है 720, ठीक है। प्राइस इंडेक्स दे रखा है आपके पास 150। कैलकुलेट करो नॉमिनल जीडीपी। क्या कैलकुलेट करना है? नॉमिनल जीडीपी। तो फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा आपका। नॉमिनल लो मैं एक कैलकुलेट करके दिखाई देता हूं। वी नो दैट जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है? 150। प्राइस इंडेक्स एंड नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर बोथ आर सेम, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी निकालना है, इसको मैं x मान लेता हूं, और रियल जीडीपी कितना दे रखा है? 720 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब 150 इसको डिवाइड को इधर ले आऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई को इधर ले आऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या बचेगा इधर? x। 0 0 0 0 क्या हो गया? कट। 15 2 जा कितना हो गया? 30। 15 7 जा 105 और 3 108। तो आंसर कितना आ गया? x। देयरफॉर रियल जीडीपी जो आया आपका वो कितना आया? 1080। समझ में आ रही बात? तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर में आपका आता है फिफ्थ जो आपका आता है जीडीपी एंड वेलफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जीडीपी एंड वेलफेयर से लास्ट ईयर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आ चुका है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस ये लास्ट ईयर आ चुका है। मॉनेटरी एक्सचेंजेस, ठीक है। ये 2022-23 में पूछा जा चुका है बेटा। और इस बार शायद मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है एक्सटर्नलिटी। क्या पूछा जा सकता है? एक्सटर्नलिटी। ठीक है। लिटीज या इसके दो पार्ट्स होते हैं। मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। इसके दो पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अभी समझाता हूं मैं आप लोगों को नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। तीसरा या तो पॉपुलेशन, राइज इन पॉपुलेशन से पूछा जा सकता है। राइज इन पॉपुलेशन से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? मुझे ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। अदरवाइज वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
जीडीपी भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी भी है, ठीक है, क्लियर है, या आपका राइज इन प्राइस भी है। अब ये टॉपिक क्या है पहले मैं आपको ये समझा दूं। टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि इफ इन जीडीपी ऑफ अ कंट्री राइजेज, वेलफेयर ऑफ पीपल ऑल्सो राइजेज, है ना, ठीक है। आप किसी भी कंट्री को के वेलफेयर को किससे मेजर करते हो? जीडीपी से मेजर करते हो, क्योंकि जीडीपी को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते तो पर कैपिटा इनकम आता है, मतलब पर पर्सन इनकम आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमारे कंट्री का जीडीपी 50,000 करोड़ है उदाहरण के तौर पर, ठीक है, और पॉपुलेशन जो है वो 10 करोड़ है, ठीक है। तो पर पर्सन जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम को कहते हैं पर पर्सन इनकम, राइट। पर पर्सन पर कैपिटा इनकम जो आया वो कितना आया? 0 कट गया, 5,000 आया। कितना आया? 5,000 पर एनम, एक साल का, ठीक। अगर ये जीडीपी 50,000 से इंक्रीज होकर के 60,000 हो जाता है और मैं अगर 10 से डिवाइड करूं तो अब पर कैपिटा इनकम कितना आ गया? 6,000। इसका मतलब जीडीपी इंक्रीज होने से लोगों की इनकम बढ़ी ना, तो इसीलिए बोलते नॉर्मली इफ जीडीपी ऑफ अ कंट्री राइजेज, इनकम ऑफ पीपल ऑल्सो राइजेज एंड वाइस वर्सा, बट इट इज नॉट हैपनिंग एवरी टाइम। Why? Because GDP has some limitations. अगर जीडीपी बढ़ा साथ साथ पॉपुलेशन भी 10 से अगर 12,000 हो 12 करोड़ हो जाता, फॉर एग्जाम्पल, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 5,000 आएगा। तो क्या जीडीपी आपकी पर पर्सन इनकम बढ़ी? जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन पर पर्सन इनकम तो वहीं रह गया ना, कोई फायदा हुआ? तो वी कैन नॉट से दैट directly if GDP of a country rises, welfare of people also rises, no, ठीक है। if income population rises simultaneously, अगर जीडीपी के साथ साथ पॉपुलेशन भी राइज होता है तो वहां पर आपका जो है वेलफेयर राइज नहीं होगा, ठीक। दूसरा, इसीलिए ये राइज इन पॉपुलेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये externalities what? Externalities means those activities by the public, by the people for which they are not paid or penalized. मैं रास्ते में जा रहा हूं और मैंने क्या किया? चिप्स खाया और फेंक दिया, तो मैं गंदगी तो हम ही लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना, क्या पे कर रहे हो आप इसके लिए? नहीं। सुबह सुबह आपके जो गली में, आपके अपार्टमेंट में जो वो कूड़े उठाने वाला आ जाता है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, है ना, तो क्या आप उसको पे कर रहे हैं? नहीं कर रहे। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज। विच टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटीज? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, नॉट पॉजिटिव, क्योंकि वो जो पे कर रहे, वो गवर्नमेंट पे कर रहे और इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इससे कोई गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर लोग अगर सही से सही जगह वेस्ट को कंपोज डिस्पोज करें सही जगह, तो क्या ये सब करना पड़ेगा? नहीं। हम लोग सही जगह डिस्पोज नहीं करें तभी तो गवर्नमेंट आगे ऐसा कर रही है। तो वो जो खर्चे कर रही है गवर्नमेंट, इसका फायदा क्या हुआ हमारे कंट्री को? बता दो, कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। आज यहां गाजीपुर पहाड़ जो है देखिए कितना बड़ा है, सरकार उसको मैनेज करने के लिए कितना खर्च कर रही है। आप बता दीजिए कि उस खर्चे से फायदा क्या है देश का? है कुछ फायदा? तो ये जो एक्सपेंडिचर है इसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। इससे जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। अब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट ने पब्लिक पार्क बना दिया, तो सुबह सुबह लोग जो है टहलने के लिए जाएंगे, आ रही बात समझ में, कसरत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्थ सही होगा, लेकिन आपका इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। है पॉजिटिव, लेकिन इससे आपका इनकम वाइज जो है इनकम ग्रोथ नहीं होती है। समझ में आ रही बात? पब्लिक टॉयलेट बना दिया गवर्नमेंट ने, सही है, ठीक, अच्छा है, बट इससे आपका इनकम वाइज कोई भी ग्रोथ
नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटी, इसीलिए इसको लिमिटेशंस बोला जाता है जीडीपी का। समझ में आ रही बात? इसके कारण अगर जीडीपी बढ़ भी गया ना तो वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोविड में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम निकाला था। इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग हो और आप फाइट कर सके कोविड-19 से। कोविड के बैक्टीरिया जो आपके डेंजरस बैक्टीरिया है उससे आपका बॉडी फाइट कर सके। सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। इससे आप बताइए, चलिए आप कहीं ना कहीं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर हो गए, लेकिन आपकी इनकम इंक्रीज हो गई वैक्सीन लेने से? नहीं। देश का जीडीपी बढ़ा, क्योंकि जीडीपी में आएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जीडीपी बढ़ी लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ा। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब रियल में मान लेते हैं कि जीडीपी बढ़ गया रियल में, और पॉपुलेशन नहीं उतनी ही है। जीडीपी 60,000 होगी, पॉपुलेशन 10,000 ही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। द रिच बिकम्स मोर रिचर एंड द पुअर बिकम्स मोर पुअरर। तो भी वेलफेयर कहां इंक्रीज हुआ? वेलफेयर किसको इंक्रीज करना? जहां पर सिमिलैरिटी होनी चाहिए, जहां पर इनकम जो गैप है वो बहुत कम होना चाहिए। लेकिन इनकम गैप बहुत ज्यादा अगर होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। स्टार्ट क्लियर? ठीक है। उसके बाद राइज इन प्राइस। एक बात बताओ, हमारे देश का टोटल प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स है और एक कमोडिटी की प्राइस आप 10 रुपए दे रहे हो, तो जीडीपी 1 लाख हो गया। ठीक। अगली साल क्या हुआ? टोटल प्रोडक्शन 10,000 यूनिट ही है, आप उस 10 के जगह 12 पे कर रहे हैं, तो जीडीपी अब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 1,20,000 हो गया। हमने तो बोल दिया भाई इस साल हमारे कंट्री की जीडीपी पिछले साल 1 लाख थी, इस साल कितना हो गया? 1,20,000। जीडीपी बढ़ी है, लेकिन रियलिटी में देखो कि 10 रुपए का जो चीज खरीद रहे थे आप कितने में दे रहे हो आप उसको? आपका तो और लॉस हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ा और कम हो गया। तो दीज आर द लिमिटेशंस। समझ आया? इससे मुझे जहां तक लगता है कि इस बार 95% श्योर हूं, 5% श्योर नहीं हूं, 95% बट श्योर हूं कि एक क्वेश्चन आता है। क्लियर है? रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी वेलफेयर बता दिया। अब उसके बाद आपका लास्ट जो है, लास्ट इज आइटम्स विच इंक्लूडेड इन जीडीपी और नेशनल इनकम। ठीक है। आपके पास 3-4 आइटम्स गिवन होंगे और बताएं, वहां पर पूछेंगे बताओ भैया कि ये जीडीपी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, रीजन दीजिए। तो पहले देखो यहां पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा, जो मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट वे से काफी हेल्प करेगा। अगर आप देखिएगा भाई कि उसमें इंटरमीडिएट गुड्स है। कौन सा गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क परचेज बाय अ रेस्टोरेंट, क्या इसको इंक्लूड करेंगे जीडीपी में? तो नो, क्योंकि इंटरमीडिएट है। ठीक है। लेकिन यहां पर अगर फाइनल गुड है, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स, करेंगे? यस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हेल्प कर रहा है। ठीक है। ओल्ड एज पेंशन। ठीक है। ओल्ड एज पेंशन, क्या ये नेशनल इनकम या जीडीपी में आएगा? आंसर इज नॉट। क्यों? क्योंकि ये कौन सा इनकम है? ट्रांसफर इनकम है। कौन सा इनकम है? ट्रांसफर इनकम है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम रिटायरमेंट पेंशन की बात करें तो, अगर हम रिटायरमेंट पेंशन की बात करें तो भाई आपने पास्ट में सर्विस दिया तभी तो पेंशन मिल रहा है, तो ये आपका कौन सा इनकम है? फैक्टर इनकम है, आप इसको कंसीडर करेंगे। समझ में आ रही बात कैसे डिफरेंशिएट करना होता है? ठीक है। क्लियर है? तो कहने का मतलब इस तरह, लेकिन बहुत सारे अलग तरीके के भी आ जाते हैं। जैसे लिखा होगा कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय एसबीआई, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट अर्न्ड बाय एसबीआई लोकेटेड इन अब्रॉड। एसबीआई जो है प्रॉफिट अर्न किया है लेकिन अब्रॉड में लोकेटेड है। पहले तो ये सुन लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन कंपनी है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट है।
बाहर में रह रहा है, I मीन बाहर में भी ब्रांच है, उससे जो प्रॉफिट आएगा तो इसको भी कंसीडर करेंगे, लेकिन डोमेस्टिक इनकम जीडीपी में नहीं करेंगे, क्योंकि जीडीपी में हमारे देश का इनकम आता है, इसको हम नेशनल इनकम में करेंगे, क्योंकि ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ रही बात। अब एम्बेसी के केस में याद रखना, अगर मान लीजिए कोई इंडियन एम्बेसी फॉरेन में सिचुएटेड है और उससे अगर इनकम रिसीव हो रहा है तो क्या जीडीपी में आएगा? आएगा। यही तो कंफ्यूजन है। अब आप बोलेंगे सर एसबीआई में बोला कि आपने जीडीपी में नहीं आएगा और एम्बेसी में बोल रहे हो आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि फॉरेन डिप्लोमेट्स और एम्बेसी के केस में अगर कोई फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है ना, वो भी हमारे कंट्री का पार्ट माना जाता है। तो अगर कोई एम्बेसीज फॉरेन में सिचुएटेड है, दैट विल बी पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट विल बी पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक टेरिटरी एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और जीडीपी और एज वेल एज नेशनल इनकम। समझ में आ रहा है? तो ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आएगा? नहीं, सेकेंड हैंड गुड्स को कंसीडर नहीं करते। सेल ऑफ शेयर्स आएगा नेशनल इनकम में? नहीं, क्योंकि शेयर के सेल करने से कोई गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, बस नेशनल इनकम में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट किसका बताऊंगा? मनी बैंकिंग का। क्लियर है? थैंक यू सो मच।